सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कॉमेट और एक दूसरे पावरफुल गॉड के बीच में उन दोनों की ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। और जैसे ही उस गॉड को ये पता चलता है कि ये दोनों टाइमलाइन सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, तो वो गॉड उन लोगों से कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और यह कहने के बाद वो वहाँ से खुद भी चला गया था। और दूसरी तरफ मास्टर शोयान उस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर अचानक से अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी पावर्स को चारों तरफ फैला देते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि मास्टर शोयान यहाँ पर क्या करने वाले हैं। और तभी वो फॉक्स गर्ल मास्टर शोयान से कहती है कि मिस्टर शोयान, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मास्टर शोयान अपने पावर्स का यूज करके उस ट्री की कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जिसे देख वो स्पिरिचुअल ट्री भी कहता है कि तुम कौन हो, पिछले हजारों सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तुम पहले बंदे हो जो कि हजारों सालों के बाद मेरी कॉन्शियसनेस में आया है। क्या तुम कोई गॉड हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल अनजान स्मेल फील हो रही है, क्योंकि मैं जिन भी गॉड्स को जानती हूँ उनमें उनके स्पिरिचुअल सेंस के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ये सुनकर मास्टर शोयान उससे कहते हैं कि तुम डीमंस नहीं हो। देखो तो तुम्हारा ये हाल क्या कर दिया है इन डीमंस ने। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। मगर फिर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि वो लोग मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो कि मुझे चाहिए, और इसके बदले में मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ। और इसके बाद मास्टर शोयान उससे कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए हजारों साल हो गए और अब तो मुझे याद भी नहीं है कि यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या था। ये कहने के बाद मास्टर फौरन से हेवनली स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो वो बाहर आते ही उस स्पिरिचुअल ट्री को देखते ही उसके पास फौरन से चला जाता है और इसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिस पर वो स्पिरिचुअल ट्री उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो तुम हो। वो मास्टर शोयान से कहता है कि अच्छा, तो तुम इसे बचा लिया था, मुझे लगा कि शायद यह भी नष्ट हो चुका होगा। मगर दूसरी तरफ वो हेवनली स्टोन वापस से मास्टर शोयान के पास चला जाता है और वो स्पिरिचुअल ट्री मास्टर से कहता है कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि फ्यूचर में अगर यह किसी को भी दिख गया तो मुझे लगता है कि वो तुमसे यह छीन लेगा। और तभी मास्टर शोयान उससे कहते हैं क्या तुम टिंडो के लिए यहाँ पे आए हो। ये सुनकर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि अब जानकर भी क्या फायदा है, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके लिए इमोर्टल्स, डीमंस और मॉन्स्टर्स वो सब कुछ खिलौने हैं। वो इन लोगों को खिलौनों की तरह यूज करता है और मेरे ख्याल से वो इस दुनिया पर सबसे ग्रेटेस्ट बीइंग है, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज पर रूल करता है। कोई भी उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। जिस पर मास्टर शोयान उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर उसको क्या जरूरत पड़ गई कि वो दुनिया की हर एक चीज पर डोमिनेट करे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीमंस और इमोर्टल्स के बीच एक घमासान युद्ध हो रहा था। और ये युद्ध किसी कंफ्यूजन की वजह से हो रही थी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ही गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और इस लड़ाई में इमोर्टल्स डीमंस पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक डीमन क्लान का वॉरियर कहता है कि तुम लोगों ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम लोगों पर हमला कर दिया है। मुझे तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। मगर वो इमोर्टल वॉरियर कहता है कि यह जंग तो पहले से ही तय थी। आज या कल तुम लोगों को हम लोगों से एक दूसरे के आगे खड़ा होना ही था। अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी यही करना पड़ता। बस फर्क इतना है कि इस युद्ध में पहला कदम हमने उठा लिया। यह कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को हवा में लहराते हुए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। मगर डीमन क्लान का वो वॉरियर कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, बाद में मुझे मत कहना कि मैं तुम पर कोई भी तरस नहीं खाता हूँ। ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और नीचे खड़े हुए सभी लोग यह देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि वो डीमन क्लान का वॉरियर अपने सोल को स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही तेजी से उस वॉरियर की तरफ जा रही होती है। मगर वो इमोर्टल वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए उस स्कल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पूरे मैदान में एनर्जी फैल चुका था। और वहाँ मौजूद सभी वॉरियर्स हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं और बाकी के वॉरियर्स अपने सामने बैरियर बनाकर अपने आप को बचा लेते हैं।
और उस अटैक से डीमन क्लान का वो वॉरियर भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और तभी वो वॉरियर्स जब ऊपर दिखता है तो इमोर्टल क्लान का हुआ बंदा तेजी से उसे मारने के लिए आ रहा होता है, मगर इतने में अचानक से वहां मौजूद हर एक चीज रुक जाती है, मानो ऐसा कि टाइम ही फ्रीज हो गया हो। और फिर एक जोरदार प्रेशर के साथ वो सब लोग उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। और इस प्रेशर को तो उस इमोर्टल वॉरियर का स्वॉर्ड भी नहीं झेल पाया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वे लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं, तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी पावरफुल कैसे हो सकता है। वो सब लोग यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख ही रहे थे, पर उन लोगों को क्या पता कि दुनिया में इनसे भी ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। मास्टर शो यान के सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं हैं। और तभी वो लोग एक बंदे को आता हुआ दिखाई देते हैं कि वो लोग खड़े होकर उसे देख ही रहे होते हैं कि तुम कौन हो। ये कहने के बाद वो लोग उसके आसपास देखते हैं कि तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे वॉरियर्स हैं जो कि डीमन क्लान के वॉरियर्स होते हैं और वो लोग उन इमोर्टल्स को चारों तरफ से घेरे होते हैं। और तभी वहाँ पर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है, तो वो वॉरियर उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि कहीं तुम वो लेजेंड घोस्ट हैंड सूरा तो नहीं हो। ये सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो डीमन क्लान का इकलौता ही सुप्रीम एल्डर था जो कि सूरा के नाम से जाना जाता था। और उन्हें वहां पर देखकर उन सभी लोगों की तो धड़कनें बढ़ चुकी थी और वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों की तो मौत पक्की है। मगर इतने में सूरा उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें इतनी आसानी से ये क्यों जाने दे रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कोई जाल बिछाए हो या फिर तुम्हारी कोई चाल है। मगर वो ओल्ड मैन कहता है कि हम डीमंस इस जंग से ऊब चुके हैं और हम लोग इस जंग को अब खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और इसीलिए तुम लोग भी अब पीछे हट जाओ। मगर वो वॉरियर कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब से 3 मेरिडियंस ओपन हुआ है तब से लेकर अब तक इमोर्टल और डीमन सीक्रेटली और ओपनली हमेशा दोनों तरीके से फाइट कर रहे हैं और हजारों सालों से ये फाइट अचानक से ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। हम लोगों ने अपनी हजारों लोगों की कुर्बानी दी है, हम लोग ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये कहने के बाद सूरा का एक गार्ड अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनके हाथ पैर मरोड़ देता है, जिससे अब उसके होश ठिकाने आ गए थे। पर जैसे ही वो वॉरियर्स उसको छोड़ता है और वो बिल्कुल बेबस होकर वो अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से निकल चलो। और ये कहते ही वे सब के सब वहाँ से चले जाते हैं और डीमन क्लान का वॉरियर कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तभी उसका गर्दन पकड़कर उसने तोड़ दिया था अपनी पावर से। और वो ओल्ड मैन वापस जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा अभी भी कुछ चीज़ें मिस कर रहा है, क्योंकि 46 एंसेस्ट्रल सेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी वो लिंगबाओ में वापस आ चुकी है। और जहाँ तक मुझे बात उन इमोर्टल्स की है तो उन लोगों को जल्द से जल्द जहन्नुम में भेज दो, ताकि यह जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिसके बाद अगले सीन में उन्हीं दोनों भाई बहनों को दिखाई जाती है कि वे लोग अभी भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि जितने भी इमोर्टल्स और डीमंस थे वो सारे के सारे मारे गए। और वो लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे क्लान ने अभी तक हमें वापस आने के लिए क्यों नहीं कहा। जिस पर वो सोचते हुए वो लड़की कहती है कि यहाँ पे जरूर कुछ गलत हो रहा होगा, वो सब के सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो न्यूज़ भेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लान के पास ही होनी चाहिए थी। आखिर ये न्यूज़ डीमंस तक कैसे पहुंची। और वो लोग कहते हैं कि कहीं हमारे क्लान में कोई गद्दार तो नहीं है जो कि यहाँ की सभी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है। और इसके बाद वो लोग फौरन से हमें वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर इसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए। मगर वो लड़की बोलती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं और हम लोग ऐसे ही अपने क्लान तक पहुँचेंगे कैसे। हमें रास्ते में ही कोई मार देगा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाए और कोई हमें ढूंढ भी ना पाए। तभी वो लड़का बोलता है कि कहीं वो लोग इस जंग का ब्लेम मेरे ऊपर तो नहीं डाल देंगे। अगर उन लोगों ने किसी को भेजा और उन लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पर उन लोगों का इंतजार कर ही क्यों रहे हैं, हम लोगों को तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें कहाँ जाना, हम कहाँ जाने वाले हैं। यह कहने के बाद हमें वहीं पर एक पोर्टल एक्टिवेट होते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एल्डर सन और एल्डर फैन
बाहर आते हैं और एल्डर पैंग आते साथ ही कहते हैं कि यहाँ मौजूद जितनी भी वेंस हैं वो सारी की सारी अब स्काई ब्लू सेक्ट की होने वाली है, मगर ये स्पिरिचुअल वेंस लेते लेते मुझे अब कुछ एम्बैरेसमेंट फील होने लगा है, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब इन वेंस के बारे में ज़्यादा सोचने वाला नहीं हूँ मैं। यह सुनकर एल्डरसन उससे कहते हैं कि तुम्हारी यह आदत अभी तक नहीं गई कि तुम दूसरों के लिए हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये कहने के बाद एल्डर फैंग वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो एल्डरसन कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तो एल्डर फैंग कहता है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, मुझे वैसे भी वहाँ पर जाना ही है। मगर एल्डरसन उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी लालच में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लो, जिसकी वजह से फिर हमारे टाइमलाइन सेक्ट की रेपुटेशन खराब हो जाए। और इसके बाद वो कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो लोग जाते हैं तो एल्डरसन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगले सीन में हमें इमोर्टल क्लान और डीमन क्लान के बीच एक जबरदस्त फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर डीमन क्लान के लोग इमोर्टल क्लान के लोगों को मार देते हैं और वहां मौजूद उस सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि तुम ये जंग हार चुके हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने सारे के सारे ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो। और वो लोग कहते हैं कि वैसे भी तुम हमारे केवल एक ही अटैक के मेहमान हो और उसके बाद ये सारे ट्रेजर्स तो हम लोग वैसे ही लेकर चले जाएंगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि ये ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो। पर वहीं पर वो जो ट्विन ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर छुपकर एक जगह खड़े होते हैं। वो उस लड़ाई को देखते हुए कहते हैं ये डीमंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये इमोर्टल्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने के ख्याल में है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की बोलती है कि जरा सब्र करो। मगर दूसरी तरफ उसका भाई कहता है कि अब तो इस सेक्ट का लीडर भी उन डीमंस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अगर डीमंस को हमारे बारे में पता चल गया तो हम लोग भी इनके साथ ही मारे जाएंगे। अभी तक हमने यहाँ पर इतने सारे इन्फॉर्मेशन को भेजा है पर इससे हमें अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो और दूसरी तरफ हमें उस इमोर्टल और डीमन को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मगर वो डीमन उस मास्टर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। और वो उस मास्टर से कहता है कि तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ वो सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। मगर दूसरी तरफ वो इमोर्टल कहता है कि तुम ये बात ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने इमोर्टल और डीमन के रूल्स को फॉलो किया है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान तो एक भी ट्रेजर मैं नहीं देना चाहूँगा। तुमने पीठ पीछे हमला किया। तुम लोगों ने अगर सीक्रेटली हमारे एंसेस्टर को ना मरवाया होता तो आज तुम लोग इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि तुम लोग हमारे सेक्ट के अंदर घुस पाते। और तभी वो डीमन कहता है कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। मुझे अपना सारा ट्रेजर्स दे दो और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। मगर वैसे एक मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये सेक्ट इतना कमज़ोर है कि तुम हमें एक धमकी दोगे और हम सारा सामान उठाकर तुम्हारे पास रख देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम अपनी आखिरी सांस तक तुमसे युद्ध करेंगे। और वो जोश में खड़े होकर अपना डिसाइपल से कहता है कि इन पर हमला करो। और उनके डिसाइपल्स जैसे ही उन पर हमला करने लगते हैं तभी वो डीमन वॉरियर्स उनको एक ही अटैक में ख़त्म कर देते हैं। ये देख वो सेक्ट मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, मगर वो कहता है कि मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो डीमन एक जोर से पंच मार कर उसे पीछे कर देता है। और दूसरी तरफ वो लड़का अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि अगर हम लोग अभी नहीं गए तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और वो कहती है कि जितना रिस्क उठाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तभी डीमन क्लान का एक वॉरियर था, वो डीमन क्लान के लोगों से कहता है कि किसी को भी मारने में जरा भी तरस नहीं खाते हैं हम लोग। उस वॉरियर को देखकर वो लड़का कहता है कि सीनियर ब्रदर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हम लोग इसके साथ ही नहीं हैं। आप प्लीज़ हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। ये कहने के बाद वो सिस्टर कहती है कि चलो भागो यहाँ से। ये कहते ही वो लोग जैसे ही भागने लगते हैं तो अचानक से उनके सामने कुछ और डीमन वॉरियर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग चारों तरफ से डीमन से घिर जाते हैं। और इतने में एक डीमन जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से एक जायंट हैंड उनके सामने आ जाता है और उस शॉट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि
कि वो एल्डर सैन होते हैं और वो आते साथ ही उन लोगों से कहते हैं कि अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैंने रास्ते में देखते हुए आया हूँ कि जगह जगह पर जिस भी सेक्ट पे हमला हुआ है उस सेक्ट को पूरी तरीके से लूट लिया गया है। तो यह सारा कुछ तुम लोग कर रहे हो। अगर तुम लोगों को पैसों की इतनी ज़रूरत है तुम लोग उन पर एक साथ हमला करके एक साथ उसे हासिल कर सकते हो, मगर तुम लोग तो कुछ ट्रेजर को हासिल करने के लिए पूरा आसमान ही सर पर उठा लिया है। सच में मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया होगे। और जरा अपना लेवल तो देखो, इतने कम लेवल होने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। ये सुनते ही वो डीमंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और एक साथ मिलकर अपनी एक कंबाइंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, लेकिन एल्डरसन और एल्डर फैंग उसे एक ही झटके में ख़त्म कर देते हैं। जिस पर एल्डरसन कहते हैं कि लगता है कि ये हमें कुछ ज़्यादा ही हल्के मिले रहे हैं। तभी एल्डरसन एल्डर फैंग से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग पुराने रूल्स को ही फॉलो करेंगे। यह कहने के बाद एल्डरसन एक चोर चार उन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर तभी एल्डर फैंग एक चुटकी बजा देते हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे डीमंस वहीं पर एक झटके में वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन वॉरियर्स पर एक जोरदार थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है जिसकी वजह से उनका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और इस वजह से एल्डरसन एल्डर फैंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम अपने हाथ से इन लोगों को कैसे मार सकते हैं। हम दोनों के बीच में यह रूल तो पहले से ही था कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं खुद ही आगे जाऊंगा, तो फिर तुम बीच में क्यों आ गए। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस हल्के से स्माइल कर देता है। और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि इमोर्टल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई और उसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे सेक्ट को भी बचा लिया है। एल्डर्स, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आते तो शायद मेरा आज सब कुछ पूरा बर्बाद हो जाता। ये देख वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तो सच में ये बात लाजवाब है। इन लोगों ने उस मास्टर की मदद की और उसके बदले में इन लोगों ने उसे ट्रेजर्स दिए। तो ट्रेजर से भी चुराने से भी ज़्यादा आसान काम है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेजर चुराने के बजाय लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मगर उसकी सिस्टर कहती है कि इसमें इतना अच्छा क्या है। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती हैं तो एल्डर फैंग उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि शायद तुम लोगों के पास मेरी कोई चीज़ है, उसे मुझे वापस कर दो। और तभी वो ट्रेजर्स एल्डर फैंग अपने हाथों में ले लेते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की बोलती है, क्या तुम कोई मैजिशियन हो। पर वो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुम भी उसी सेक्ट के हो जिस सेक्ट के यहाँ पर एक बंदा पहले से ही आया हुआ है। जिसके बाद अगले सीन में हमें उसी स्पिरिचुअल ट्री को दिखाया जाता है। मास्टर अभी भी उस स्पिरिचुअल ट्री से बाहर नहीं आए होते हैं और सानिया ट्री के बाहर खड़े होकर पहरा दे रही होती है। और वो लड़की वहाँ पर आते हुए कहती है कि सानिया मिस, आप यहाँ पर बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि ये ट्री अभी पूरी तरीके से सूखता जा रहा है। इसके जीवित रहने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मगर सानिया उससे कहती है कि एंसेस्टर उस लड़की के साथ स्पिरिचुअल ट्री के अंदर गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एंसेस्टर इस ट्री को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। यह कहने के बाद अचानक एक वॉरियर वहाँ पर आकर गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डीमन कनेल के लोग पहुंच चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की दोबारा से उस स्पिरिचुअल ट्री को छुपा देती है। और वो उन डीमन लोगों से कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। मुझे तो लगा कि इमोर्टल्स और डीमंस दोनों काफ़ी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले ही आए हो। ये सुनकर डीमन वॉरियर कहता है कि हम लोग इमोर्टल के साथ यहाँ पर आ सकते थे, मगर क्या करें, उसकी किस्मत ही खराब थी। वो लोग फाइटिंग में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये इसी वजह से कि वो लोग डीमन से बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और क्या तुम हमें बताओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि हमें बहुत ही कुछ सुनने में आया है। कि ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है। ये कहने की देरी ही थी कि एक वॉरियर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। तभी उस लड़की के पीछे मौजूद वो दीवार टूट जाता है। जैसे ही हमला हुआ था तो दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है और उसके पीछे मौजूद स्पिरिचुअल ट्री सबके सामने आ जाता है। उस ट्री को देखकर वो लोग कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने सुना था कि वाकई में सच में यहाँ पर तो एक स्पिरिचुअल ट्री मौजूद है, मगर तुम्हारे पास तो डीमंस की अब कोई भी सपोर्ट भी नहीं है। हम देखते हैं कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है, क्योंकि इमोर्टल्स तो वैसे ही हमारे हाथों में पिट चुके हैं।
ये कहने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तो उन्हें एक फ्लावर हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ से वो लोग दूर जाकर गिरते हैं और सानिया उन लोगों के सामने एक शानदार एंट्री के साथ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि यानसालुओ टावर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और अगले सीन में हमें मास्टर सोयांग को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि आखिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम लोग पूरी दुनिया पर डीमन डोमिनेट करें। ये कहते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करने लगते हैं और स्पिरिचुअल ट्री के सामने एक बहुत ही बड़ी पावरफुल इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे वहाँ पर उसे एक जायंट गॉड दिखाई देने लगता है। ये देखकर वो स्पिरिचुअल ट्री बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये गॉड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर तुम कौन हो और कोई इतनी आसानी से किसी गॉड को कैसे क्रिएट कर सकता है। मगर फिर मास्टर सोयांग मुझसे कहते हैं कि असल में 9 मूव्स ऑफ मैजिक एवोल्यूशन टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से कोई भी शख्स अपने अंदर 9 अलग अलग लाइफ को कैरी कर सकता है और तुम और 9 मूव्स में से एक हो। ये कहने के बाद मास्टर सोयांग उस इल्यूजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वो स्पिरिचुअल ट्री मास्टर सोयांग से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं किसी मैजिक से इवॉल्व हुआ हूँ। तो मास्टर सोयांग उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि टिंडाओ के हमले में पहले क्या हुआ था। तुम्हें यकीनन याद हुई होगा क्योंकि तुम्हारी मेमोरी उस वक्त थी ही नहीं। और वैसे भी उस जायंट गॉड की अब मेरे मास्टर के साथ फाइट हुई थी, तो उस वक्त जायंट गॉड ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फेरी वर्ल्ड के साथ मर्ज कर दिया था। इसी वजह से तुम इस फेरी वर्ल्ड में आ गए हो। ये सुनकर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी सच्चाई के बारे में बता दिया है। मास्टर सोयांग उससे कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें हमारे बारे में बताना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मगर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, अब वैसे भी मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरने दो क्योंकि मेरी बॉडी वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है और इसका इफ़ेक्ट बाकी लोगों पर भी हो सकता है। और जैसे जैसे मेरे अंदर की गड़बड़ी बढ़ती जाएगी, मेरी बॉडी पूरी तरीके से इरेज होती जाएगी और अगर ये गड़बड़ी मेरे साथ ही फैलती रही तो मुझे शक है कि मेरे साथ यहाँ मौजूद जितने भी लाइफ है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डीमंस, इमोर्टल्स और मॉन्स्टर में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस डिजीज़ को उन लोगों पर भी इन्फेक्ट होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को किसी तरीके से बचाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुँचे और तुम एक गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से एक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद उस स्पिरिचुअल ट्री में बाकी जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि उस ट्री से एक अजीब एनर्जी निकलने लगी है जो कि सीधा जाकर उनकी बॉडी मर्ज हो जाती है, जिस पर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं और वो देखते हैं कि उन लोगों की बॉडी में मौजूद जितनी भी इंजरी होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उनकी कल्टीवेशन भी दोबारा से रिकवर हो जाती है। यानी कि अब हम लोग जब भी किसी पावर को एब्जॉर्व करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कल्टीवेशन करके भी अपने आप को खुद को पावरफुल बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इस स्पिरिचुअल ट्री से बाहर जाना चाहिए। मगर वो फॉक्स कर देखती है कि उस एनर्जी के बाद उस स्पिरिचुअल ट्री पूरी की पूरी डेड हो चुकी थी और इस तरह से स्पिरिचुअल ट्री मास्टर सोयांग से कहता है कि तुम्हारे पास से गॉड से भी ज़्यादा ताकत है और तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द भी है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम लोगों की मदद करना चाहते हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ वो सब लोग देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल ट्री से अचानक से फिर से एक एनर्जी निकलने लगी थी और उस स्पिरिचुअल ट्री की वाइन्स दोबारा से एक्टिवेट होने लगी थी। उनमें फिर से जान आ रही थी और इतने में मास्टर सोयांग उसी स्पिरिचुअल ट्री की कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं और उन लोगों से आते ही कहते हैं कि चलो अब वापस चलने का वक्त हो गया है। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।